सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के इस प्रोग्राम में जो मैं बात करूंगी वो सबसे पहले मैं बात करूंगी इमरान खान साहब के हवाले से। हमेशा इमरान खान साहब ने एहतसाब की आवाज़ बुलंद की है और कल जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो जो नैब कवानीन के हवाले से तरमीम की बात की जा रही थी तो बहुत एक तासुर आ रहा था कि शायद मुकमुका की बात हो रही है, लेकिन आज जब अपोजिशन की तरफ से सिफारिशात दी गई, तजावीज़ दी गई, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब को उन तजावीज़ का पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा और एहतसाब का जो अमल है जिसका मैंने आगाज़ किया है उस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। यानी कि जो बयानिया इमरान खान साहब शुरू से लेते चले आए हैं वो अब तक कायम है। इसके साथ साथ कल एजाजुल हसन साहब ने बड़े अहम जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नैब के केसेस हैं अगर उसमें किसी की सज़ा ख़त्म हो जाती है लेकिन जुर्म तो ख़त्म नहीं होता, वो तो रहता है। तो ये जो जुर्म ना ख़त्म होने वाली बात है इसका जो इम्पैक्ट है वो नून लीग की सियासत पे क्या होगा, यानी कि दोबारा से क्या वो इलेक्शंस लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो सिफारिशत पेश की गई हैं, जो तजावीज़ दी गई हैं अपोजिशन की जानिब से, उसमें एक तजवीज़ जो है वो ये भी दी गई है कि 5 साल तक कन्विक्शन रखें और उसके बाद अगर वो चाहें तो असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो APC का क्या फ्यूचर है, कुछ एक अजीब सी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं और शायद यही वजह है कि जब भी हम देखते हैं कि बिलावल जो हैं वो पहले मौलाना साहब के पास जाते हैं और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और उनकी मुलाकात होते होते टेलीफोनिक बात होती है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से फ़खर साहब, मेरे साथ फ़खर साहब मौजूद और इसके साथ साथ मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब को मैं तब से सुन रही हूँ जब से वो रिपोर्टर कर रहे हैं और जब वो रिपोर्टर किया करते थे तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती थी वो ये होती थी कि वो उस वक्त खान साहब अपोजिशन में होते थे और मुझे जब भी मैं रिपोर्टर देखती थी और खासतौर पर आरिफ हमीद भट्टी साहब को सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो आरिफ हमीद भट्टी साहब इमरान खान साहब के बारे में होप्स दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी देख रही हूँ और उनको मैं यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ, ट्विटर पे भी फॉलो करती हूँ, इसके साथ साथ उनका प्रोग्राम भी फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब थोड़े नाराज़ हैं। तो बाकायदा मैं आगाज़ तो करूँगी प्रोग्राम का ये पोलिटिकल स्टोरी से, लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी आज आरिफ हमीद भट्टी साहब से कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नाराज़गी है आपकी इमरान खान साहब से। क्या नाराजगी, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से अब आप बहुत से सवाल उठाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, एक तो आपका शुक्रिया, आपने बोल पे दावत दी। बोल माशाल्लाह बड़ा अच्छा टीवी है। मैं हरगिज उनसे नाराज नहीं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मुझे इससे गर्ज नहीं, वजीर आज़म नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, इमरान है, जफरुल्लाह जमाली है, मोइन कुरैशी है, या कोई भी है, शाहिद हकान अब्बासी साहब है या इमरान खान साहब। मुझे इससे गर्द है जो लीडर ने अपनी ज़ुबान से कौम से वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं। उनके दौर में, जिसका भी दौर है, बेहतरी आवाम के लिए आ रही है कि उनके करीबी दोस्तों और ख़ानदानों के लिए आई है। मैंने जो जर्नलिज्म पढ़ी है, मुझे जो सीनियर ने सिखाया है कि हमें हुक्मरानों के नाम से गर्ज नहीं, बंदे तैनात करना, वज़ीर आला पंजाब बनाना उनकी जिम्मेदारी है, वज़रा की टीम बनाना। हाँ, वो टीम क्या कर रही है, कैसे बनी है, उन पे बात करना मैं समझता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा राइट है। अगर आज कराची में पानी से डूब गया था, बूढ़ी दादी पोती को लेके, अगर खुदा ना खास्ता बच्ची गिर जाती तो मैं साबका हुक्मरानों को कहूँ। अगर पंजाब में आज आटा नायाब हो गया है तो मैं इसका दौर फिर शहबाज शरीफ को कहूँ। आज पंजाब में करप्शन के जो छिक्के लग रहे हैं, एक हाउसिंग सोसाइटियों ने LDA की बाई लॉज में अमेंडमेंट किया, खरबों रुपए का फायदा ले गए हैं, अरबों रुपए का, अनबिलीवेबल। अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब जो कहते थे, क्या अगर उन्होंने बातें पूरी की हैं तो मैं अपने अल्फाज भी वापस लूंगा? क्या वो कह रहे थे IMF के पास नहीं जाऊंगा चाहे खुदकशी कर लूं? जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत महंगी हो तो समझे आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। 2 नहीं, 1 पाकिस्तान लाऊंगा, गुड गवर्नर्स लाऊंगा, मैं बड़ी कबीना नहीं बनाऊंगा।
मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरी आप रहनुमाई फरमा दें, जब से वो तशरीफ लाए हैं कौन से माफिया को उन्होंने पकड़ा है? लेकिन भट्टी साहब इस वक्त आपकी मौजूदा सूरत हाल आप ये देख लें, ये जैसे मैंने आगाज किया कि एहतसाब के अमल की उन्होंने बात की थी और आज जो अपोजिशन की तरफ से तजावीज़ दी गई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एक कन्विक्टेड पर्सन भी जो है वो असेंबली का मेंबर बन सकता है, तो उन्होंने तो इन सबको रद्द किया है। वो तो फिर खड़े हो गए हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं ये बहुत ही क्रूशल टाइम है क्योंकि FATF के हवाले से बहुत सी तरमीम कर दी हैं और उनको करने के लिए आपको अपोजिशन की जरूरत है। तो अभी तो वो खड़े हुए हैं सामने। आपको अलीना याद होगा कि इमरान खान साहब को कितने वोट पड़े, फखर साहब बरतानिया दौर के और काबिल जर्नलिस्ट। जी बिल्कुल। उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का आया, उन्हें कितने वोट पड़े। FTF का वोट जिन्होंने लेना है वो ले लेंगे। अच्छा। इन्होंने क्या करना है, ये तो आज APC के लिए नहीं बारगेनिंग के लिए इकट्ठे हुए थे कि हमारा लूटा हुआ माल ना बढ़ो। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने लिया नहायत अदब एहतराम के साथ। इमरान खान की टीम के जो 2-3 लोग हैं उनमें से 2 लोग तो नैब की रडार में फिक्स हैं, उनके बारे में एविडेंस पूरे सबके पास पहुंचे हुए हैं। मालम जफा का केस मेरे खिलाफ है, उधर अगर मेरे खिलाफ है, और पंजाब में 5 करप्शन के रेफरेंस के मटीरियल अहम अदारों के पास है। तो लिहाजा हाँ सब खुद ऑनेस्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं। हमें यकीन था बेहतरी आएगी, लेकिन अब मैं हकायक से बिल्ली की तरह आंखें बंद नहीं कर सकता। हमारी दुआ है कि जो उन्होंने कहा है इमरान साहब ने अपनी जुबान से वो पूरा कर दे, बस इतनी सारी बात है। इसके अलावा ना नवाज शरीफ से मेरी या आपका कोई झगड़ा था, ना जरदारी साहब से, ना मुशर्रफ साहब से, ना इनसे। अच्छा, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब एक और चीज़ भी तो है ना, ये जो हम जिस कमेटी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत से इख्तलाफात भी किए गए और शायद खाकान अब्बासी साहब उठकर भी चढ़े गए, इस तरह की जो कमेटीज़ हैं वो रातों रात तो नहीं ना बनती हैं। अब कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, वो कैपिटल टॉक में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नून लीग में 2 ग्रुप्स हैं। एक वो है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत और एक प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर जो है पूरा करे। एक वो ग्रुप है जो कि ये चाहता है कि भाई एक अजीब सी सिचुएशन रहे, मसलन कि एक अनरेस्ट रहे। वो तो इस तरह की बातें करें। इसका मतलब ये है कि अगर कमेटी की तरफ वो गए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ये कहते हैं इस हवाले से जो बातचीत चल रही थी वो तकरीबन 1 महीने से चल रही है सारी बातचीत, फिर वो बातचीत कमेटी तक पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया ही गया होगा ना, तभी आप कमेटी तक पहुंचे होंगे। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक तो अपोजिशन ये हुकूमत नहीं गिरा सकती, ठीक, ये बात आप मेरी आज रिकॉर्ड रख ले। अपोजिशन अगर हुकूमत गिरा सकती होती, अख्तर मैंगल साहब अलग हुए थे, 4 वोट थे, MQM अवाम के पुरजोर सिफारिश पर, प्रेशर पर इमरान खान से मिली थी, वो दोनों चले जाते, 4 और 7 उनके थे 11, और परवेज लाई साहब अलग हो जाते तो बजट ही पास ना होता। अपोजिशन हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान साहब को अवाम लाई है, और जब तक अवाम चाहेगी, आप PTI के आधे लोग भी चले जाए तो इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे, क्योंकि अवाम का दबाव हमेशा सबसे भारी होता है। अवाम के वोट की पर्ची में बड़ी ताकत है। आपने सेनेट के इलेक्शन देखे होंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि चूहा हाथी का बच्चा दे सकता है। मैंने देखा है साफत में कि चूहे ने हाथी का बच्चा दे दिया। लेकिन तो ये लिहाजा सारी चीजें अपोजिशन इस वक्त अपनी करप्शन बचाव के लिए अपने साथ जोड़ रही है। इसके अलावा इसका और नहीं। इमरान खान साहब जब जाएंगे अपनी गलतियों की वजह से, आपकी टीम की नाअहली और करप्शन की वजह से जाएंगे, अदरवाइज उन्हें कोई नहीं हिला सकता। ये मेरी राय है। बाकी आप माशाल्लाह मुझसे बेहतर प्रोग्राम करती हैं, फखर साहब और आपके साथ बैठे हैं, इनके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, और आप जब मरी जाते हैं तो रास्ते में पिंडी भी आता होगा। जी फखर साहब, ओवर टू यू। आप क्या समझते हैं, जो जिस तरफ इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब अपनी गलतियों की वजह से और जो उनकी टीम की सिलेक्शन है किसी हद तक, उसकी वजह से वो खतरे में हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब मरी जाते हुए रावलपिंडी नहीं आता उसका जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक दूसरी तरफ से आता है। लेकिन भट्टी साहब की बहुत सारी जो बातें हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो वज़ीर-ए-आज़म की अपनी काबीना में जो लोग हैं जिनके बारे में करप्शन के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आई हैं, चाहे वो BRT का प्रोजेक्ट हो, मालम जब्बा का हो, नैब में तहकीकात का मामला हो, उनको पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात मैंने कही थी कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इन लोगों से छुटकारा हासिल करें और हाई मोरल ग्राउंड के ऊपर वो चलें।
जहाँ तक जो ऑपोजिशन का ताल्लुक है, तो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को सिर्फ इस वक्त जो है अपनी जो करप्शन के इस वक्त जो सूरत हाल में वो मुकदमात में फंसे हुए हैं, और उसमें आप देख लें सरकर्दा जो लीडर्स हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, आसिफ अली जरदारी हैं। हाँ जी, आसिफ अली जरदारी जो हैं, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ आपके कि वो सेम मेडिकल ग्राउंड पे नवाज शरीफ की तरह बाहर जाने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। उससे आगे बढ़ा, मजीद चीज़ें बढ़ी हैं, आपने लास्ट जी वो बढ़ रही हैं। आपको पता है जब नवाज शरीफ गए थे तो मौलाना फजल रहमान एक्टिव हुए थे। अच्छा। अभी दोबारा मौलाना फजल रहमान एक्टिव हुए हैं। मौलाना तो फजल रहमान, जी हाँ, यही गेम हो रही है। और आज ये जो तरामीम का मामला है, FATF का मामला है, देखें FATF का मामला जो है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। ठीक है, FATF का अगला इजलास होना है। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट में आ जाएं। ठीक है, और इसके लिए कुछ कानून साजी पाकिस्तान को करनी है, वो ज़रूरी है। ठीक, हुकूमत को चाहिए जॉइंट सिटिंग बुलाए, क्योंकि ये जो डेडलॉक हो गया है, अब इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जॉइंट सिटिंग का। ठीक है, वो बुलाकर जो भी वो लेजिस्लेशन करना लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, बेसिकली बात तो हो रही है इस मुल्क की सलामती की। जब इस मुल्क की सलामती की बात आती है तो फिर आप उस पर पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस पर बड़े खुल के पॉलिटिक्स करती हैं, वो ब्लैकमेल करती हैं, जो कि शहजाद अकबर साहब ने आज बोला भी है। आप देखें कि एक दफ़ा फिर अपोजिशन जो है वो एक्सपोज हो गई है। ठीक है, लेकिन आरिफ भट्टी साहब ने कहा जो होना है ना वो हो जाएगा, जिन्होंने कराना है उन्होंने करा लेना है। नहीं, वो तो हो जाएगा। लास्ट टाइम जब एक्सटेंशन का इशू था और उसके ऊपर कानून साजी करनी थी, तो फिर आपके सामने जो सूरत हाल बनी थी वो हो गई थी, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो बाहर चले गए थे, और वो जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो कितनी सच्ची थी कितनी झूठी थी उसकी हकीकत भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसी तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन में आप वो देख रहे हैं तमाम वो लोग जो इस वक्त जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं वो इस कमेटी का हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही सवाल एक दफ़ा आपसे भी कर लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि इस कमेटी तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली सी बात है पहले बातचीत होती है, उसके बाद ही आप कमेटी तक पहुंचते हैं। रातों रात और अचानक से तो चीज़ें नहीं ना होती हैं, आप एक मैसेज दे रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी तौर पर ऑपोजिशन का ये गिला ख़त्म हो जाए कि उसको उसके साथ कंसल्टेशन नहीं की गई। ठीक है, ये कमेटी बनाने का एक तो मकसद ये था। अब ऑपोजिशन ने जो 35 तजावीज़ थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी नैप ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, के बावजूद आप लगा सकते हैं किसी को, जो है ना वो आप उनका मुतालबा देखें ना क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस आपको फैसिलिटेट करने के लिए जो भट्टी साहब ने जिक्र किया कि जो इस वक्त अवाम जो सर अवाम पे मैं आपको क्या बात करूं, मैं आप जाती हूँ बाजारों में तो लोग कहते हैं हमने खान साहब को इसलिए वोट तो नहीं दिया था। जो भट्टी साहब आप बात कर रहे हैं अवाम की कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अगर आप आज बाजार में चले जाएं, आटे की कीमत आप देख लें क्या हुई हुई है, चीनी की सूरत हाल वो देख लें क्या हुई हुई है। इन सूरत हाल में आपको लगता है बिकॉज जो लोगों ने वोट दिया वो PTI को, वो इमरान खान साहब के नाम पर दिया है। मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, फिर भट्टी साहब से आप जवाब ले लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज ओपोजिशन को लाहौर में क्वेश्चन हुआ कि अगर आप हुकूमत गिरा देते हैं तो आपके पास लाएअमल क्या है। ओपोजिशन के पास लाएअमल कोई नहीं है। सर लाएअमल है, उन्होंने बात की है, आज जो उनकी डिस्कशंस हुई है उसमें वो मिड टर्म की बात कर रहे हैं। वो नहीं, तो एक लाएअमल लेकर आ रहे हैं ना, वो हो या ना हो। वो जो जिस मैस की बात वो कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने क्रिएट कर दिया है, उससे अवाम को कैसे छुटकारा हासिल करेंगे, उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका मेजर मकसद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये इमरान खान जो है उसकी हुकूमत गिर जाए और ये करप्शन के केसेस जो हैं इससे हमारी जान छूट जाए। अगर ये नहीं होता, लेकिन ये करप्शन के केसेस जो हैं जिसकी तरफ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी इशारा किया है कि ये करप्शन के केसेस की हम बात करें या ये जो माली सारी है उसके ऊपर हम बात करें तो इनके तो अपने मुआवने खसूसी के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। इनकी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए, आरिफ हमीद भट्टी साहब अगर आप इजाजत दें मैं पहले उनसे सवाल कर लूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इनकी अपनी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत सवालिया निशान जो हैं वो मौजूद है। नेशनैलिटी के हवाले से हो गए, असासाजात के हवाले से हो गए और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से हो गए। फिर आपने जो पिछली बात खत्म की तो आपने कहा इमरान खान की गलतियां, तो आखिर वो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, कौन करवा रहा है उनसे ये गलतियां? वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। क्या इतना मुश्किल है उनका इन लोगों से छुटकारा हासिल करना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस 22 साल जद्दोजहद को लेके चले थे, मैं क्योंकि खान साहब को थोड़ा सा पर्सनल भी जानता हूं, मेरा ख्याल है वो जद्दोजहद को भूल चुके हैं। क्या उन्हें जुल्फी बुखारी के करैक्टर का नहीं पता? मुझे नहीं पता उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे बता दें PTI के लिए।
वजीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब 1 महीना पहले PTI में आते हैं। काफ लीग के वो तहसील नाज़म रहते हैं। उनके वालिद 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून से हुए हैं। किस वजह से उनको बुलाया? क्या उन्होंने खुद अपनी काबीना, आप ईमानदारी से कोई बंदा बता दे मुझे, मेरिट पे बनाया ही? कोई एक पंजाब के 5 चीफ सेक्रेटरी बदल गए, 4 IG बदल गए। और मैं आपको बता रहा हूं जिले बिक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिक रहे हैं। तो इमरान खान साहब से हम सबको उम्मीद थी कि जो कह रहे हैं ये वो करेंगे। इनको अगर मौका मिला, क्योंकि पहले दोनों पार्टियां दबाई हुई थी, मैं अब भी कह रहा हूं दोनों जमातें NRO लेने और खरबों रुपया जो मुल्क का लूटा है उससे बचाव के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। उनको इमरान खान के साथ कोई तल्लक नहीं है, इमरान खान के साथ नहीं है। वो सिर्फ अपना जो लूटा हुआ अरबों खरबों रुपए माल जो 30 सालों से उन्होंने कमाया है उसे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान ऐसे नाहल लोगों के दरमियान घिर गए हैं कि उन तक वो आवाज़ नहीं जा रही। मुझे इमरान साहब के 30 साल पुराने दोस्त मिले, कहते यार मैं इमरान खान को मिला हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि ये 25 जुलाई 2018 वाला इमरान खान पहले वाला है कि कोई नया इमरान खान है। ये उनके वो दोस्त जो उनके जिंदगी के जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक का वक्त गुजारा है। अब देखें ना, जब आप हुकूमत में होते हैं फिर आप गिले शिकवे नहीं करते। क्या जब ये आए थे बिजली की कीमत क्या थी, आटे की प्राइस क्या थी, चीनी की प्राइस क्या थी? कम से कम 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्या एजुकेशन में बेहतरी आई? क्या हेल्थ में बेहतरी आई? आपने जुल्फी बुखारी साहब की बात की, आपने बात की उस्मान बुज़दार की। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि जुल्फी बुखारी और उस्मान बुज़दार में आखिर ऐसी क्या चीज है, या बाकी जो मुआवने खसूसी हैं, बाबर साहब हो गए, जो मुशीर खजाना है वो हो गए, या बाकी सारे लोग हो गए, आखिर इनमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते? आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। खासतौर पर उस्मान बुज़दार साहब में क्या मजबूरी क्या है? यही मजबूरी है कि इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई गई है कि उस्मान बुज़दार अगर ना रहे, बहुत अहम लोग इमरान खान साहब को मशवरा दे चुके हैं, खुदा के लिए इन्हें चेंज कर दे। पंजाब 60% पॉपुलेशन है, हम मारे जाएंगे। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, ये मैंने गाना गाया, खुदा ना खास्ते इसको किसी हालात से नहीं लिंक आपने करना। मैं कुछ नहीं कर रही। मुझे बता दे, मैं कैसे मुझे मरवाएंगे। फखर साहब के खुद माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट करते हैं, इनकी पेनिट्रेशन खतरनाक भी थे इनके बाद। ये मजबूरी नहीं, ये इमरान खान के जवाल की निशानियां हैं। ये तो जिस बसाखियों पे खड़े हैं वो बड़ी मजबूत है। इमरान खान से बहुत सारा लोगों को तवक्को थी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला, वो वोट डाल लेंगे। अब मुझे बताए मोइन यूसुफ की क्या क्रेडिबिलिटी है? नदीम बाबर, रजाक दाऊद ने लोगों को 2000 लोगों को अपनी निकाल दिया अपने बिजनेस से। 80% लोगों के बिजनेस तबाह हो गया, इकानमी जीरो हो गई है। आपका मिनिस्टर खड़ा होकर असेंबली में कहता है कि मेरे 40% लोग जाली पायलट है। पूरी दुनिया में जंग आई है, आपकी फ्लाइटें बंद हो जाती हैं। आप कहते थे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, ग्रीन पासपोर्ट बाहर से नौकरियां लेने आएंगे। नौकरियां बाहर से लेने कौन आया? जुल्फी बुखारी, मोहिद यूसुफ और इसी किस्म के 4-5 लोग। अब मुझे और आप अवाम को क्या मिला, मुझे ये बताएं। वो जो मीनारे पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगाते रहे अपने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेके। सर मेरा भी यही सवाल था। आपने कहा कि अवाम जो है वो साथ है इमरान खान साहब के, लेकिन सर माजरत के साथ बहुत से जो टीवी चैनल्स है वो जब पोल करते हैं या इंटरनेशनली कोई पोल्स आते हैं तो उसमें तो यही बताया गया कि इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो बुरे तरीके से गिर रहा है और लोग जो है वो बड़े मायूस हैं। कोरोना की एक अलग सी सिचुएशन थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह अपनी इकोनॉमिक टीम भी बदली है उसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। कभी कोई इकोनॉमिक टीम में आ जाता है उनका, कभी कोई इकोनॉमिक टीम पे आ जाता है। देखे अलीना, मैं भी यही कह रहा हूं, इमरान खान साहब का ग्राफ गिला। दरअसल वोट मिले थे इमरान खान को। अब कामयाब होना है इमरान खान ने या नाकाम होना है इमरान खान ने? मोइन यूसुफ ने, जुल्फी बुखारी ने दुबई में बड़ी खिदमत की खान साहब की, उसने कामयाब नहीं होना। इन्होंने चार्टर्ड प्लेन लेना और उड़ जाना है। लोगों को उम्मीद थी इमरान खान से, इसलिए अगर बुज़दार फेल होता, बुज़दार का क्या मैटर है? वो एक तहसील नाज़म था, उसके बाद वज़ीर आला बन गए, इसके बाद उन्होंने क्या बनना है?
तो ये इमरान खान लेकिन साहब अभी को फखर सोचना साहब ने बड़ी चाहिए कि इंपॉर्टेंट लोगों बात की की है, उम्मीदें इमरान मैं वो खान से रिलेट करूंगी वो अचानक से मेरे जहन में आई है, जिसमें उन्होंने कहा है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। उन्होंने कहा चीजें आगे बढ़ रही हैं, जैसे आपने देखा था उस टाइम पर कि मौलाना साहब तब बड़े मुतहरिक हुए थे जब मियां साहब ने जाना था, और अब दोबारा से मौलाना साहब मुतहरिक हैं, और बैकडोर कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है कि आसिफ अली जरदारी भी इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, और हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी चले जाएं। तो ये तो फिर वही चीज हो जाती है, फिर हम सवाल उठाएंगे कि भाई कौन है कर रहा है, इमरान खान साहब ही हैं, उनकी इजाजत के बगैर तो कोई नहीं जा सकता ना सर। अच्छा, इमरान खान साहब की इजाज़त से नवाज शरीफ गए, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, वो प्लेटलेट से एक फ्रॉड था और इमरान खान साहब को पता था। दूसरा, शहबाज साहब की भी परसों रात आपके शहर के करीब किसी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, उसके बाद उनकी बेल एक्सटेंड कानून के मुताबिक होती जा रही है। डू यू थिंक कि आसिफ अली जरदारी, जिसपे मैं आप सारे टीवी अरबों रुपए की करप्शन के प्रोग्राम कर चुके हैं, ये फलूदे नाम का निकला, ये बेनामी अकाउंट मिला, ये ओमनी ग्रुप, अचानक घर चले गए, क्या ये सारी चीजें वैसे हो गई बंद हो मुट्ठी और चीज निकल जाए? ये मीटिंगों का होता है जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने फरियाल तालपुर और पकड़ी थी, उसके बाद उनके सिंध के सीएम के वारंट मुझे पता है निकल चुके थे, 4 और लीडरों के निकल आए थे। वो सारी चीजें बैकडोर क्यों चले गई अगर गिव एंड टेक नहीं हुआ तो? लेकिन हम, मैं और आप एनआरओ कहेंगे तो हम पे सख्ती आ जाएगी, जबकि सच ये है कि एनआरओ से भी खौफनाक चीजें हुई हैं और अब भी हो रही हैं। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब का अरबों रुपए का बात कर रहे हैं, थोड़ा आवाम से शेयर करें ना आरिफ साहब। जेआईटी बनी, देखे ना, जेआईटी बनी, नैब बनी, वो आराम से अपने घर बैठे हैं। आप पाकिस्तान की जेलों में जाके पता कर लें कब कब से लोग लावारस पड़े हैं जेलों में यार, क्योंकि वो जरदारी नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, उनके पास अरबों खरबों रुपए नहीं है, वो महंगे वकील नहीं करा सकते। यही कौम का कसूर है ना। ये जो बच्ची कल की चिकड़ में जा रही थी, उसका बाप जरदारी नहीं था, नवाज शरीफ नहीं था, इमरान खान नहीं था। ये अवाम के नाम पे हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। आज भी गिव एंड टेक हो रहा है, और मैं फखर साहब की बात को दोहराता हूँ कि जरदारी साहब का इस्लामाबाद से कराची या पिंडी जेल से जाना पीछे होने वाली गुफ्तगू का नतीजा है। अदालतों के हमेशा कानून और कानून के मुताबिक फैसले देते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जो अगली बात कह रहे हैं, शायद इन शाह जी उठो अब कूच करो, शहबाज साहब भी अचानक ज्यादा बीमार हो तो उन्हें ही आपकी हुकूमत इजाजत देगी। ये आप दोनों ने बहुत बड़ी बात कर दी है, शहबाज साहब का एक राउंड हो चुका है। जी बात कंप्लीट करें आरिफ साहब। मैं रिपोर्टर हूं, मेरा काम है खबर, मैं रिपोर्टर हूं, मेरा काम है। हाँ, कल को अगर ये बात खराब हो जाती है, देखिए जब भी कोई डील होती है ना अलीना, उसके पीछे कई मुलाकातें होती हैं, कुछ गिव एंड टेक होता है। कई दफा मुलाकातें जो होती हैं उसका असर नहीं निकलता। जर्नलिस्ट का काम है खबर दे देना, मैं जज थानेदार नहीं हूं। मैंने और फखर साहब ने और आपने जो देखा वो खबर दे दी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं शहबाज शरीफ की बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, और बिलावल साहब भी और मौलाना फजलुर रहमान को पता है उनको कुछ नहीं मिलना। मैं ये भी कह रहा हूं। एक और चीज तो है जिसके लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसका नाम है जो 18वीं तरमीम और एनएलसी अवार्ड। बाकी ये फखर साहब से ब्रेक में पूछ लीजिएगा ये बात सच है कि गलत है। नहीं, इनसे हम ऑन द रिकॉर्ड पूछेंगे फखर साहब से, क्योंकि फखर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और मुझे बड़ी अजीब हैरत हो रही है कि आप ये देखें कि इस वक्त जो एक तासुर दिया जा रहा है, एपीसी बुलाई जा रही है, और दूसरी तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया, बल्कि आपने खबर दी है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई है जिसमें हो सकता है कि वो अचानक से बीमार हो और वो मुल्क से बाहर चले जाएं, और ऊपर से फखर साहब ने जो बात की है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि उनका भी जो जाना है वो लगता है कि ठहर गया है। मतलब ये है कि जो हमें दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो एपीसी के हवाले से बातें की जा रही कि जो एजेंडा होगा तय होगा, बैकडोर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो एक ही पेज में इस हवाले से, यानी कि करप्ट लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं चाहूंगी फखर, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं चाहूंगी कि फखर साहब जो हैं वो इस पे कमेंट करें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आरिफ भट्टी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और हो सकता है कि वो भी बीमारी का बहाना करें और वापस चले जाएं। लेकिन जो सवाल हर बंदे के जहन में आता है वो ये आता है कि अगर उन्होंने इस तरीके से वापस ही जाना था तो आने की क्या जरूरत थी फ़खर साहब उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब नवाज साहब की बीमारी का मामला शुरू हुआ था तो उस वक़्त भी जनवरी में मैंने ये ख़बर दी थी कि ऑन मेडिकल ग्राउंड उनको यूके भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो थी वो कुछ तब्दील हो गई और फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो कशीदगी थी उसमें इजाफ़ा हो गया था और फिर आगे चल कर के आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत थी उसमें एक्सटेंशन का मामला आ गया था और फिर ये मामला इस तरह चलते चलते वो बिल आखिर फिर आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान का जो धरना था और फिर उनका मार्च जो था ये सारा कुछ वो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया गया था और ये सारी चीज़ें जो थी वो इस तरह थी। आज भी अगर आप सूरत हाल को देखें तो ये जो APC है या कुछ भी है ये सब चीज़ें उसमें यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि कैसे अब्बू को बचाया जाए, ठीक है, कैसे शहबाज शरीफ बचें। अब आप देखें ना कि लेकिन फिर वो वापस ही क्यों आए हैं, उनको क्यों भेजा जा रहा है? वो तो कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्ती APC हुई है ये वाली, वो तो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। बड़े अब्बू का मतलब बड़े भाई का उनको आया है वो पैगाम तो फिर उन्होंने कहा चलो जी कर लेते हैं APC। और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें वो भी बड़े देखिए उनको किसी ने ख्याली पुलाव दिखाई थी, खिलाई थी, ठीक है, और वो ये थी कि आप आ जाएं बस काफ लीग जो है ना वो हटेगी और इधर इन हाउस चेंज आ जाएगी, इधर से आप अपोजिशन लीडर से जो है ना उस तरफ आ जाएंगे। तो वो तो वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखकर वापस आए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि सियासत में आखिरी लफ्ज़ कोई नहीं होता, लेकिन सरे दस्त में आपको ये कह सकता हूँ जो मेरी मालूमात हैं, आसिफ अली ज़रदारी बेशक बीमारी का बहाना करेंगे और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ईद के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जो बीमारी के मामलात हैं, उनकी सेहत के मामला जो हैं उस हवाले से बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अगले 3 महीने जो हैं इस हवाले से बड़े क्रुशियल हैं, एहतिसाब के हवाले से, और इसमें बड़े अहम फैसले भी आएंगे। और जो पॉलिटिकल टसल है हमज़ा की और मरियम की, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कहीं जाके आपको नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल तब्दीली जो है वो होती हुई नज़र आएगी। किस तरह की तब्दीली? मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा आपको, लेकिन कैसी तब्दीली समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक इमरान खान का जो एहतिसाब का जो मामला है, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा है कि 3 महीने के अंदर ये जो करप्शन के केसेस हैं, तो उस वक्त तक जो शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और इनके हवाले से और जो केसेस हैं उनके फैसले जो हैं वो नैब अदालतों से सामने आ चुके होंगे और उनकी कन्विक्शन भी जो है ना वो हो चुकी होगी। और उसके बाद जो जैसे कि आजकल बात हो रही है मिड टर्म इलेक्शंस की या नेशनल गवर्नमेंट की, इस हवाले से ये इस किस्म की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजर मटेरियलाइज होती हुई नजर आएंगी। मटेरियलाइज नहीं, आप कह सकती हैं कि उस वक्त जैसे भट्टी साहब कह रहे थे ना कि अगर इमरान खान साहब गए तो वो उनके लिए अपने बहुत सारे बर्डन इतना है कि जिसकी वजह से वो बैठ जाएं, ऑपोजिशन में तो इतना दम खम नहीं है। और ये बात बिल्कुल वो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भट्टी साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उस वक्त। अपनी मुस्कुराहट का राज बता दें। मुझे लगता है बहुत सी खबरें अभी भी आपने अंदर छुपाई हुई हैं जो मुस्कुराहट की शक्ल में बार बार आ रही हैं सामने। बताएं किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं आप? ये फखर साहब बड़े खूबसूरत और समझदार आदमी है, तरीके से सब कुछ कह गए हैं। यस, दिसंबर का नाम दे गए, ये किसी और ने किसी को टाइम दिया कि बेटा तूने हमारा नाम ख़राब कर दिया है और कितना हमें तुझे उठाएं, उसे कुछ टाइम दिया है कि बाजा बच्चा। वो कभी ना माँ बड़ी तैयार, आज आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही थी ना, उनके साथ ये हुआ कि माँ बड़ी तैयार त्यूर करके बच्चे को स्कूल ले जाती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, ये आपकी फर्स्ट आएगा। वो बेचारा निकम्मा होता है, उसने पूरा होमवर्क नहीं किया होता, टीचर जाते ही फैंटी लगाता है। शहबाज साहब के साथ तो ये हुआ। अब आ गया फखर साहब, इनकी बड़ी बात अहम है। ये बात पिछले 6 महीने से तेजी से डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान डिलीवर कर नहीं पा रहे। जो एहतसाब का नाम था उसके बजाय इकानमी ज़मीन बोझ हो गई। हम दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने कहा था मैं आऊँगा, डॉलर लोग बाहर से भेजेंगे, मेरे पास 250-300 बंदे हैं। ये दिसंबर
सितंबर, मेरा ख्याल है सितंबर से सितंबर काम शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जाएगी या आएगी, लेकिन इमरान खान साहब का भी सितारे कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। वो उनकी अपनी नाहलिया है कि उन्हें तीन दफ़ा 2-2 घंटे की ब्रीफिंग दी गई उनके इकानमी पे, उनकी गवर्नर्स पे, उनकी पॉलिटिकल टीम पे कि आपके लोग ये कर रहे हैं। लेकिन वो अच्छे बुजुर्ग की तरह बच्चा बन के नहीं मैंने अपना ये रखना है, इसको सीएम रखना है, इसको ये रखना है। तो देखें, अदारे हमेशा मुल्क के होते हैं, वो किसी एक जमात के नहीं होते। उन्हें अपना मुल्क अजीज होता है, अपना वतन अजीज होता है। फखर साहब को आप ब्रेक में पूछे, इनके पास खबर है, खबर मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पर जलते हैं। मैं थोड़ा सा कमजोर रिपोर्टर हूँ, ये जरा माशाल्लाह साहब मुझे हिंट दे दे, मैं फखर साहब से भी पूछ लेती हूँ। देखें, आप लाहौर से अगर मैं इस्लामाबाद जीटी रोड पे आऊं तो बड़ी देर बाद वो सियाला से गुजर के आगे फैजाबाद से गुजर के इस्लामाबाद आता है, लेकिन इस्लामाबाद से जब आप जीटी रोड से आएंगी ना तो बड़ी जल्दी फैजाबाद और आ जाएगा। तो आप 1 मिनट में वो रास्ते से निकल के फिर सियाले आ जाएंगे। लेकिन आप लोग जो बातें कर रहे हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप जो मुझे फंसाना चाह रही है, ये फखर साहब से पूछे। इनकी खबर, मेरी भी खबर एज ए रिपोर्टर यही है कि ये आने वाले 3-4 महीने इमरान खान अपने वजन के नीचे, हो सकता है ये भाई 5 साल पूरे कर जाए। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मैं कह दूं कि भाई मैंने ख्वाब देखा है कि वो जनूबी पंजाब में कोई मेरी ख्वाब में आया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला आया, इस नाम का वज़ीर आला होना चाहिए या वज़ीर आज़म होना चाहिए। मुझे ऐसी ख्वाबें नहीं आती, मैं तो रिपोर्टर हूँ, इन्फॉर्मेशन पे बात करता हूँ। तो बाकी फखर साहब की मुस्कुराहट, और आप भी बहुत समझदार हैं। आप भी कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की वजह से जो उन्होंने जिद लगाई हुई है इमरान खान साहब ने, जो मुझे समझ आ रही है, इमरान खान साहब ने जो उस्मान बुज़दार को लेकर जिद लगाई हुई है, बहुत से जो हल्के हैं वो इस हवाले से नाराज हैं और वो ये चाहते हैं कि पंजाब की जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर आप पंजाब में इस तरह का वज़ीर आला बनाएंगे तो फिर जिस तरह से हम आपको लेकर आए हैं, जिस वजह से आपको लेकर आए हैं कि लोगों की आप खिदमत करें, वो आप कर नहीं पा रहे हैं और आप जिद लगाकर बैठे हैं उस्मान बुज़दार पे। ये बात कर रहे हैं आप, उस्मान बुज़दार रीजन होंगे इमरान खान साहब के जाने का? हाँ, यकीनी 80% ये है, लेकिन वफाक में भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं, वफाक में भी अच्छी कारकर्दगी नहीं। लेकिन सर एक और चीज भी है, एक रिसेप्शन है। मैं चाहूंगी आप मेरे सवाल ले लें, एक सवाल ले लें इसी वेल विशर कह चुके हैं। ठीक है, मैं अपना एक सवाल आपको दे देती हूँ। उसमें ये है कि आप कह रहे हैं कि वेल विशर के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप पूरी बात करें, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि सर यहाँ पे एक परसेप्शन है कि एक वो टीम है जो इलेक्टेड लोगों की है और एक वो टीम है जो मुआवने खसूसी है। इस हवाले से भी लोगों के जहन में दो सवाल है कि भाई एक ऑलरेडी इलेक्टेड लोगों की अगर आपके पास टीम है और इलेक्टेड बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप इन जगहों पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक स्पेशल टीम है आपके पास, वो स्पेशल टीम भी तो वहां पर मौजूद है ना। तो सिर्फ आप खान साहब को तो हर चीज के ऊपर तो नहीं ना सिर्फ उनके ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा सकते। वो टीम किसी वजह से वहां पर है, किसी रीजन से वहां पर है सर। नाउ ओवर टू यू। नहीं, ये स्पेशल टीम उन्होंने बनाई है ना, मैंने तो नहीं बनाई। कप्तान की कुछ जिम्मेदारी होती है, अच्छी टीम बनाना भी उसकी काबिलियत में आता है और टीम को कामयाबी की तरफ ले जाना भी आता है। ये नहीं है कि आप नहल टीम को बना के क्रिकेट की टीम में आप हॉकी के प्लेयर रख ले, यार ये कैसे हो सकता है? भाई जुल्फी बुहारी का उधर होगा बिजनेस अरबपति, वो हो सकता है कोई जाता हो, उनको बहुत महंगे गिफ्ट देता हो, बड़ी अच्छी जगह पे रखाता हो, बड़ी खुशगवार खाना खिलाता हो, और इस तरह के और भी 10 लोग हैं जो इन्वेस्टर है। हर एक के पास इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन याद रख लें, अस्पताल स्कूल चंदे से चल सकते हैं। मुल्क के लिए आपकी इकॉनमी को बेहतर करना होगा, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना होगा, गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। उसके लिए आपको वैसे लोग चाहिए। इमरान खान साहब ने जो वो टीम लाया है, उनका सियासी शऊर है ही नहीं, ना उन्होंने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा, ना ज़िले नाज़म का लड़ा, ना एमपी ना में, उन्हें पता ही नहीं लोगों के मसाइल है क्या। वो तो जो चार्टर प्लेन में बैठेंगे और चले जाएंगे। चलिए मैं फखर साहब से ये सवाल करती हूँ, मैं फखर साहब से ये सवाल करती हूँ। फखर साहब, यहाँ पर बहुत से सीनियर सहाफ़ी एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि बहुत सी जो इंडक्शंस की गई हैं, जो टीम बनाई गई है, वो कहीं से कहा गया है कि इस टीम को बनाया जाए। खान साहब को उस टीम पर इख्तलाफ है। अब आप बताएं, जो इस वक्त आरिफ हमीद भट्टी साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी टीम की परफॉर्मेंस, उनकी सिलेक्शन उन्होंने खुद सेलेक्ट की हुई है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वो उनकी सिलेक्शन नहीं है, उन पर नाजिल किया गया है। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि खान साहब की एक एक हरकत के ऊपर ना मॉनिटर हो रहे होते हैं वो। अब मुझे ये बताएं आप। भट्टी साहब ने अपने प्रोग्राम के शुरू में जो एक वोट इमरान खान के हक में दिया था, वो दिया था कि वो
इन्होंने कहा था कि वो करप्ट नहीं है और उनके हवाले से इस तरह का कोई चार्ज उन पर नहीं है। मैं भी इस चीज़ की, इस बात की इंडोर्स करता हूँ। लेकिन इमरान खान जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ इस वजह से है कि कुछ तो उनकी पार्टी में इलेक्टेबल्स आ गए, कुछ लोग जो थे उनके ऊपर थोप दिए गए कि इनको रख लें। अब लोग कहते हैं इलेक्टेबल्स भी थोपे गए। अब देखें ना, जैसे मोहित पीरजादा का जिक्र किया, वो तो नेशनल ठीक है ना, सिक्योरिटी के हवाले में जो कह चुके हैं इसी हमारे तरह से सामने हफीज शेख के बारे में है कि ये कल को अपना बैग उठाएंगे चले जाएंगे। अब ये एक बर्डन है ना उनके ऊपर। अब इसी तरह से जो उनके कोलिशन पार्टनर हैं वो भी उनकी एक लाइबिलिटी है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो बर्डन है जो 3-4 महीने के बाद जाके जो है ना उनको बिठा देगा और इससे उनको छुटकारा हासिल करना होगा। अगर ये चीज़ बैठ जाएगी तो कौन आएगा फिर? खान साहब ही रहेंगे या कुछ और होगा? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस वक्त सर्दियाँ होंगी, हाँ, ठीक है, और सर्दियों दिसंबर का में महीना होगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब को हम दोबारा शो में लेंगे और फखर साहब भी दोबारा होंगे और हम उनसे दोबारा उस वक्त ये सवाल पूछेंगे कि भाई ये क्या हुआ है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। एक वजीर है, वजीर इत्तलात और नशरियात पंजाब के। मैं चाहूंगी आरिफ हमीद भट्टी साहब जरा उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो जरूर जरा हमें बताएं कि उनकी कारकर्दगी कैसी जा रही है, क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रोग्राम में ले, उनका काम है हमारे प्रोग्राम में आना और हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करना, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं होता, सुने बहुत बिजी है वो जी। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो 2-3 चीज़ें मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगी कि दिसंबर में कोई बड़ी चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। वो ये नहीं है कि हुकूमत की तब्दीली हो, लेकिन बड़े वाक़यात जो हैं वो दिसंबर में हो सकते हैं। और इमरान खान साहब से कहा गया है कि भाई आप डिलीवर करें, जिसका आपने कौम से वादा किया था उस वादे को पूरा करें। खैर जी, एक जो मैं चीज़ कहना चाहूँगी और जो स्टोरी डिस्कस करना चाहूँगी वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से है। वैसे तो ये नून लीग के लिए बहुत बुरी खबर है मेरी नज़र में, क्योंकि जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये रिमार्क्स देते हैं कि जो सज़ा है वो बेशक ख़त्म हो जाए लेकिन जुर्म ख़त्म नहीं होता। भट्टी साहब, ओवर टू यू। हाँ जी, देखिए, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप सजा काट के आगे हैं, जुर्म तो रहा, आप कैदी तो हैं। ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ एक मुजरम सजा याफ्ता लंदन बैठा हुआ है। यार, ये बदकिस्मती है। देखे आशा, अभी आप अलीना आप फरमा रही थी कि उन पे लोग मुसल्लत कर दिए गए, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा नाअहल है। वो यार अच्छे कप्तान होता है भाई, आप अगर मुझे कप्तान बना रहे, टीम मैं बनाऊंगा, रिजल्ट मैं दूंगा, अच्छाई या बुराई का मैं जिम्मेदार हूँ, फिर तो आप नाअहल लोग लेते ही नहीं। इसका मतलब है आपका हदफ सिर्फ और सिर्फ वजारत उज़्मा था कि जो मर्जी हो जाए मुझे वजारत उज़्मा दे दे। इस तरह कुर्बानियां नहीं दी जाती। मैं आपके टीवी पे उस तरह करता हूँ, आपके बोल के शुरू में भी बड़ी रुकावटें आई, शोएब शेख साहब अल्लाह ताला ने आखिर कामयाबी दे दी। आपको फिर मुश्किल हालात में बेहतर फैसले करने पड़ते हैं जिसके नताइज बेहतर हो। ये नहीं कि इक़्तिदार ले लिया और अपने ही उसूलों पर सब पर पानी फेर दिया, इस तरह फिर नताइज अच्छे नहीं आते। बहरहाल ये टीम अगर हुकूमत कामयाब होती है, नाकाम ये इमरान पे क्रेडिट जाएगा, लिहाजा उन्हें अपनी टीम को बेहतर करना होगा, वरना वक्त तेजी से गुजर है। लेकिन अभी आपने कहा जो बंदा अपनी टीम ही नहीं बना सकता, जिसको सिर्फ वजारत से दिलचस्पी है, उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। यानी कि जब वो ऑपोजिशन में थे, जो हमें वो ख्वाब दिखाते थे, वो सारे ख्वाब झूठे थे। सिर्फ उन्होंने वजीर आजम ही बनना था। एक दफा वजीर आजम बन के तो वो भूल गया आवाम को, और वो नजर भी आती है हमें सूरत हाल। ये एक मैं आपको शख्सियत जो है उनकी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, फखर साहब आपकी इजाजत से चलाइएगा। एक सेकंड, ये मैंने इसलिए कहा था उन पे आप कह रही हैं मुसल्लत कर दिए गए हैं। भाई फिर कितने बेबस कप्तान हो यार, ओहदे के लिए अपने असूल छोड़ दिए, कुर्बान कर दिए। जो 20 करोड़ अवाम ने आपको होप बनाई, उम्मीद बनाई, जो जिंदगी में कभी वोट डालने नहीं गए, वो आपको उम्मीद समझ के वोट डालने गए। आप इक़्तिदार की सीट पे बैठते ही आपने अपने असूल सारे बदल लिए। दिस इज नॉट प्रॉपर वे। ये तो कौम के साथ चीटिंग है, अगर ये इसी तरह हुआ है तो। वैसे हुआ इसी तरह। वैसे मुसलमान के कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। खैर मजीद मैं बात नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि आपको एक बहुत ही खास किस्म के वजीर हैं, वजीर इत्तलात और नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब पंजाब के।
बेसिकली वज़ीर इत्तलात और नशरियात का ये काम होता है कि वो हमें बता सके कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी पॉलिसी क्या है। और मेरी हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि गवर्नमेंट से कोई बंदा जो है वो मेरे शो में ज़रूर आए। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना, जो मेरी नज़र में है, वो ये है कि जब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जैसे कार्टून टाइप के इनके वज़ीर इत्तलात और नशरियात होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट पे जो है वो सवाल उठेंगे। अब मैंने उन्हें कार्टून और मस्खरा जो है वो क्यों कहा है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जरा वीडियो चलाइएगा। ये देख रहे हैं आप, ये आपको फ़याज़ुल हसन चौहान साहब नजर आ रहे होंगे और ये हमने वीडियो जो है वो थोड़ी ब्लर की है। जो पिक्चर है ये कोई खातून है, ये टिकटॉक स्टार है और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की जो मसरूफियात हैं वो किसी टीवी शो में आके आपके बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो मसरूफ हैं। और वो मसरूफ कहाँ है? वो मसरूफ है टिकटॉक स्टार के साथ। इससे पहले हरीम शाह साहिबा के साथ उनकी तस्वीर आई हुई हैं। तो जब भी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से कहा जाता है कि फ़याज़ साहब आप जरा आएँ प्रोग्राम में, थोड़ा सा हमें वक्त दें और हमें बताएं कि आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो पता चलता है वो मसरूफ हैं। और वो जो मसरूफ हैं वो आप देख सकते हैं वो कहाँ पर मसरूफ हैं। इससे पहले जो आप टिकटॉक स्टार देख रहे थे उनकी जो वीडियो है ये 1-2 दिन पहले आई है। तो अब आप मुझे ये बताएं आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के कार्टून टाइप लोग होंगे, तो आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो कभी डिलीवर कर पाएगी? ये आपने अपनी सवाल में जवाब दे दिया। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें बनाया, पहले हटा दिया। उनके बारे में इस किस्म की बहुत सारी शिकायत थी। उसके बाद जब आप कारकर्दगी बजाय मुखालिफ जमातों को गालियां देने पे उहदे बांटेंगे तो उसके नतायज ऐसे ही आएंगे, फिर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैंने इसलिए कहा है ना, आपको अपने जब कोई बेहतर लानी होती है तो आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आपको लाडले नहीं पाड़ने पड़ते, आपको कॉम्पिटेंट काबल और मेरिट पे काम करने वाले हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ पंजाब में खसूसन इस वक्त मेरिट और ऑनेस्टी जुर्म बन गया है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरिट और ईमानदारी से काम करना क्राइम है। अब आपने जो दिखा दिया है, क्या ये वज़ीर आज़म साहब के इल्म में नहीं है? क्या उनका फर्ज नहीं है? अगर आपको उनका कोई मौक़िफ़ चाहिए आके बयान करें। वैसे तो वो और शहबाज गिल 10-10 वीडियो भेजते हैं, उनका राइट है जो मर्जी कहे, लेकिन सहाफ़ी का भी काम है जो आपने कहा पिन पॉइंट करना। तो इमरान खान साहब को यही सोचना होगा कि इस टीम के साथ कश्ती भंवर में फंसेगी, किनारे नहीं लगेगी जी। बाकी उनकी मर्जी है, हुकूमत उनकी है, वो जो मर्जी बनाए, लेकिन हम निशानदेही करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब या इस तरह के बहुत से और जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ का चेहरा तो नहीं है ना फ़खर साहब। अब ये देखें आप, ये मसरूफियात है इनकी। यहाँ पर आप पंजाब गवर्नमेंट की हालत चेक कर लें। अभी मैं देख रही थी गुलाम हुसैन साहब को, वो कह रहे थे पूरी फाइलें तैयार हैं सबके खिलाफ। तो भाई आप आके यहाँ पर बताएं कि क्या डिलीवर कर रही है आपकी गवर्नमेंट। आप कहते हैं जी मैं छुट्टियों पर, और छुट्टियाँ क्या हैं? ये छुट्टियाँ आपकी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने ये बताया ना आपको कि ये जो बर्डन है ना, ये जो बोझ है जो इमरान खान के कंधों पे पड़ा हुआ है, अब चाहे उनकी अपने फैसलों की वजह से पड़ा हुआ है या किसी और के फैसलों की वजह से पड़ा हुआ है, जब तक वो इस बोझ से जान नहीं छुड़ाएंगे वो इसके नीचे दबते चले जाएंगे। और बिल आखिर जो है ना एक कुव्वत बर्दाश्त होती है इंसान की, उसके बाद वो सरेंडर कर जाता है। तो सियासत में भी इसी तरह से होता है। और ये आप देख लें कि ये इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं ये इसी तरह से हुकूमत के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और इस तरह के बयानात देते हैं कि आप कहते हैं कि ये क्या बात हो रही है। अभी आप देखें कि कराची जैसे डूब गया, आपने देखा कि ओपोजिशन जो थी उसकी तरफ से कोई कंडमनेशन नहीं आई कि वहाँ पे गवर्नेंस का एक इतना सीरियस इशू था। लोग, बच्चे जो थे वो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी में जो थे वो डूब गए, लेकिन नहीं आया क्योंकि अपनी ज़ात का मामला है, करप्शन से कैसे बचना है, केसेस से कैसे बचना है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये फ़ोन बंद कर देते हैं और उस वक़्त आपको जवाब नहीं दे रहे होते, और फिर जब आप खबर चला देते हैं तो शिकवा आता है कि जनाब हमसे मौक़िफ़ नहीं किया गया। भट्टी साहब ने शुरू में एक ब्रेक में एक बात कही थी 18वीं तरमीम और NFC के हवाले से, तो वो मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये ऐसे मामलात हैं कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये तो ऑपोजिशन को चाहिए कि अगर उन्होंने फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल करना है, ये तो नहीं है कि ऑपोजिशन ने वोट जाके जो है ना इंडिया से लेने हैं या अफगानिस्तान से लेने हैं, इसी अवाम से लेने हैं ना। तो अवाम की बेहतरी के लिए जो चीज़ है
उसके लिए तो वो बात बिल्कुल नहीं ठीक आप करते। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात ठीक कह है रहे हैं। ना? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी फयाजुल हसन चौहान साहब के ऊपर। मुझे लगता है कि जो उनका एक रवैया है ना आरिफ हमीद भट्टी साहब, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो शायद इमरान खान साहब का एक बयान है, मुझे पक्के तरीके से याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो टीवी हैं और ये जो रिपोर्टर्स हैं और ये खबरें हैं, ये क्या गलत खबरें फैलाते रहते हैं, इससे बेहतर है बंदा देखे ही ना। जब इस तरह का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बयान देंगे तो डेफिनेटली सी बात है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अपने वुज़रा को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो उनको पैगाम देते हैं कि रहने दें, मीडिया जो बोलता है बोलता रहने दें, रिस्पेक्ट ही नहीं करते वो उन लोगों की। और आपने देखा एक दफा ये मसला भी हुआ था, इन्होंने बदतमीजी की थी, बाद में इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी फयाजुल हसन चौहान को। अलीना, मैं आपको खबर दे देता हूँ, चंद दिन पहले वज़ीर आज़म से एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप सहाफियों के बारे में बड़ा दिल रखे, उनके बारे में इतने सख्त ना रखे। मैं जानता हूँ सब ये गंदे लोग हैं, इन सबको जेलों में होना चाहिए। यार, जब आपकी ये सोच होगी, हर आदमी करप्ट नहीं होता, हर आदमी करप्ट नहीं होता। अगर वो इस बात से इख्तलाफ करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो मैं उनके उस दोस्त का नाम भी ले दूंगा जितनी देर मुलाकात रही, 1 घंटा और तकरीबन 10-11 मिनट, वो टाइम भी बता दूंगा। जब वज़ीर आज़म आपके कहते हैं मैंने साफियों पर ये इनकी ये फाइलें हैं, यार भाई अगर हम करप्ट है तो पकड़ो। हम कब कहते हैं हमें रिलैक्स हो, हमारे साथ कोई रियायत करो। इस तरह नहीं खान साहब, इस तरह नहीं। सहाफत का गला ना घोटे, हमारा काम निशानदेही है, फैसले आप करें। तो ये मैं आपको बता दूं, यही कल्चर नीचे आ रहा है जो फयाजुल हसन चौहान साहब को आपने फरमाया ना, जब आपका वज़ीर आज़म ये लफ्ज़ कहे कि इनको तो जेलों में होना चाहिए सबको, तो बात ही खत्म हो जाती है। डेफिनेटली आप इन्हें इनकरेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत, रहमान साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लेकिन आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें थी और जो सबसे बड़ी खबर थी वो दिसंबर के हवाले से थी। बहुत सी जो है वो खबरें आ सकती हैं, बहुत से वाकयात हो सकते हैं और कह दिया गया कि भाई खुदा का वास्ते डिलीवर करो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।